हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डोंट क्विट। तो आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना समय बेकार करें चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर में जो सबसे पहले बताया गया है वो बताया गया है कुछ लोग शासक कैसे बने। शासक कैसे बने। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि आज के समय में हम शासक यानी कि जो अपने देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं उन्हें कैसे चुनते हैं। तो आज का जो तरीका है वो मतदान के जरिए होता है। लेकिन क्या 3000 वर्ष पहले भी ऐसी सिचुएशन थी? नहीं, 3000 पहले इससे अलग स्थिति थी। उस समय राजा कैसे बना जाता था तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो उस समय पर एक अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ कितने वर्ष पूर्व? लगभग 3000 वर्ष पूर्व, और उसके द्वारा जो है राजा बना जाता था। 3000 वर्ष पूर्व अश्वमेध यज्ञ करके राजा बना जाता था। तो लगभग 3000 वर्ष पहले क्या था? 3000 वर्ष पहले ये था कि जो है अश्वमेध यज्ञ किया जाता था और उसके द्वारा जो है राजा बना जाता। तो अश्वमेध की क्या प्रक्रिया थी वो हम डिस्कस करेंगे। तो अश्वमेध यज्ञ जो था वो ब्राह्मणों की सहायता से कराया जाता था, और एक क्षत्रिय यानी कि जो राजा क्या राजघराने के जो लोग होते थे वो उसको कराते थे। तो ये जो यज्ञ किया जाता था ये काफी पावरफुल राजा के द्वारा किया जाता था। तो इसमें क्या होता था, ये जो है यज्ञ एक ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न किया जाता था। इसमें जो राजा हैं उन वह एक घोड़ा छोड़ते थे। घोड़ा जिन जिन राज्यों से होकर गुजरता था ये मान लिया जाता था कि वह जो राज्य हैं उनका शासक जो है अब जिसने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा घोड़ा छोड़ा है उसका हो गया। और यदि उस घोड़े को कोई अन्य व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति पकड़ लेता है तो उसे, जिसने उस घोड़े को छोड़ा, उससे लड़ाई करनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये, और यदि उसने उसको जाने दिया तो ये मान लिया जाता था कि जो जिस राज्य से होकर घोड़ा गया है उस पर उस व्यक्ति का शासक हो गया है जिसने कि अश्वमेध यज्ञ के द्वारा घोड़े को छोड़ा था। ठीक है, तो जो प्रक्रिया थी वो ये थी। और ये अश्वमेध यज्ञ जो है ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा जो है संपन्न किया था। इन ब्राह्मणों को क्या कहता है? पुरोहित भी कहता है। नहीं, पुरोहित या ब्राह्मणों के द्वारा, पुरोहितों या ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न किया जाता था। तो जब ये शासक जो है कोई राजा अश्वमेध यज्ञ के द्वारा क्या बन गया? राजा बन गया। तो उसके बाद क्या किया जाता था? राजा बनने के बाद क्या किया जाता है? राजा बनने के बाद जो अन्य शासक हैं वो इनके लिए उपहार लाते थे। ठीक है, उपहार लाते थे, और इसमें जिन जिन राजाओं ने उस घोड़े को जाने दिया उन सबको भी आमंत्रित किया जाता था उपहार में। और जो राजा के परिवार के सदस्य थे वो कुछ अनुष्ठान करते थे। ठीक है, अनुष्ठान से मतलब जो भी उनका पवित्र काम करने का हो, अनुष्ठान पूजा पाठ करते हो वो करते थे। ठीक है, इसमें क्या जो राजा के घर परिवार के लोग होते थे वो करते थे, राजा के परिवार के या राजघराने के लोग करते थे, और जो राजा की रानियां होती थी वो करती थी। इन अनुष्ठानों में जो है शूद्र शूद्र जो होते हैं, शूद्रों को और महिलाओं को कोई भी अनुष्ठानों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो जो अनुष्ठान किए जाते थे उनमें राजा लोग आते थे, और जो भी चाहे वो वेश्ये हों, चाहे वो क्षत्रिय हों, चाहे वो ब्राह्मण हों, उन सबको अनुमति थी कि वो राजा के लिए उपहार लाएं और अनुष्ठानों में भाग लें। ठीक, लेकिन जो शूद्र होते हैं जिनको वर्ण व्यवस्था के द्वारा बांटा गया है उन्हें और महिलाओं को जो अनुष्ठान में भाग लेने के उपहार राजा को देने की अनुमति नहीं थी। इन्हें बहुत ही नीचा समझा जाता था। ठीक है, और महिलाओं की भी स्थिति ऐसी थी उस समय पर। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ण। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया है वर्ण क्या होता है?
वर्ण यानी कि जो शूद्र लोग होते हैं उन्हें अनुमति नहीं थी। तो अब थोड़ा वर्ण के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। वर्ण, तो वर्ण कितने हैं? वर्ण जो है 4 है, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। नंबर 1 कौन सा है? ब्राह्मण। और नंबर 2 कौन सा है? नंबर 2 है क्षत्रिय। और नंबर 3 क्या है? वैश्य। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है शूद्र, ठीक है। तो आप जानेंगे इनके कार्यों के बारे में और इनकी स्थिति के बारे में, ठीक है। तो नंबर 1 पे क्या है? नंबर 1 पे आता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों का काम क्या था? ब्राह्मणों का काम जैसे कि मैंने बताया, अनुष्ठान जो किए जाते थे वो किसके माध्यम से किए जाते थे? वो ब्राह्मणों के माध्यम से किए जाते थे, ठीक है। तो इनका काम क्या था? पूजा पाठ करने का। पूजा पाठ का काम था इनका, ठीक है। और पढ़ने का और पढ़ाने का, अध्ययन एवं अध्यापन का, पढ़ने का और पढ़ाने का। और ये जो ब्राह्मण होते थे राज परिवार के लोगों को क्या देते थे? शिक्षा देते थे, ठीक है। और जो क्षत्रिय हैं उनका काम क्या था? जो क्षत्रिय होते हैं उनका काम था लड़ाई करना या युद्ध करना, ठीक है। लड़ाई या युद्ध करना या रक्षा करना, ठीक है। ये कौन थे? ये राजा लोग थे, ठीक है। जो क्षत्रिय होते थे मुख्यतः राजा होते थे और इनका ब्राह्मणों के साथ काफी संबंध होता था, ठीक है। जो क्षत्रिय लोग होते थे वो ब्राह्मणों को उपहार में जमीन और धन भी देते थे, ठीक है। तो यही क्षत्रिय कौन थे? मुख्यतः राजा लोग थे। तो राजा लोग क्या करते थे? लड़ाई करते थे और जो उनके राज्य की जनता है उनकी रक्षा भी करते थे, ठीक है। वेश्यों का काम क्या था? वेश्य कौन थे? यह व्यापारी, कृषक, पशुपालक। तो जो वेश्य थे वो कौन लोग होते थे? वेश्य जो होते थे वो व्यापारी होते थे, कृषक होते थे, पशुपालक होते, यानी कि ऐसे लोग जो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, अपनी जीविका चलाने की। इनकी भी स्थिति सही थी उस समय पर। शूद्र कौन से होते थे? शूद्र सबसे निचले स्थान के शूद्र होते थे, सबसे निचले, जिन्हें माना जाता था सबसे गिरे हुए इंसान, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो चाहे सामाजिक हो, कैसी भी हो, उन्हें शूद्र माना जाता है। और आर्थिक स्थिति से ही सामाजिक स्थिति प्रदर्शित होती है। जैसे कि आर्थिक स्थिति का सामाजिक स्थिति से बहुत भी बड़ा संबंध है। किसी जैसा आज भी आप देखते होंगे कि अगर किसी के पास धन है, संपत्ति है, यानी आर्थिक उस स्थिति उसकी मजबूत है, तो उसका सम्मान होता है। जिसकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी होती है उसका समाज में उतना ही संपन्न होता है। फिर वो मैटर नहीं करता वह शूद्र है चाहे क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, कोई भी हो। अगर उसके पास धन है तो वो क्या है वो सम्मान पाता है समाज से, हर चीज पाता है। लेकिन आज भी जो गरीब लोग होते हैं उनसे जो समाज होता है वो भी सही से नहीं रहता, उन्हें सम्मान नहीं देता, जैसे मर्जी उनके साथ बात करता है, जैसे मर्जी उनके साथ व्यवहार करता है, कभी लड़ाई करता है, पीटता है उनको, कुछ भी करता है। लेकिन आज भी ये चीज है। तो उस समय पे क्या था? इनका काम के आधार पर वर्गीकरण, जैसे कि इनका क्या काम था? पूजा पाठ का था, पढ़ने पढ़ाने का था। क्षत्रियों का काम था लड़ाई करना और युद्ध करना और अपने राज्य में शासक करना। और वैश्य का क्या काम था? वैश्य जो होते थे वो व्यापारी, कृषक, पशुपालक होते थे, यानी काम के आधार पर। और शूद्र क्या थे? शूद्रों का काम था इन तीनों की ही सेवा करना, ठीक है। इन तीनों की सेवा करना किसका काम था? शूद्रों का, ठीक है। और ऐसे काम जो अपवित्र और समझे जाते थे, जैसे कि शवों को दफनाने का काम, शवों को दफनाने का काम, यानी कि ऐसे काम जो कि सही नहीं समझा जाता, पवित्र ना समझा जाता, अपवित्र समझ जाते थे, ठीक है। वैसे काम जो है ये शूद्रों के द्वारा किया जाते थे। तो ये क्या थे? ये वर्ण थे। और इन वर्णों में किसने बांटा था? इन ब्राह्मणों ने इन वर्णों को बनाया था, ठीक है। तो आई होप टॉपिक समझ में आ गया होगा। और काम के आधार पर नहीं बल्कि बटे हुए जो थे जन्म के आधार पर भी बटे हुए थे। मैंने काम के आधार पर बताया लेकिन जन्म के आधार पर, जैसे कि क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय का जो राजघराने में परिवार के होते थे वो क्षत्रिय होते थे। क्षत्रिय के घर में अगर कोई पैदा हुआ तो वो क्षत्रिय माना जाता था। ब्राह्मण के घर में कोई पैदा हुआ ब्राह्मण होता था, शूद्रों के घर में कोई पैदा होता तो शूद्र, और वैश्य के वैश्य, यानी कि जन्म के और काम के आधार पर ही वो बांटा गया था, ठीक है। तो अब चलता है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा?
तो जो वो राजा थे उनके बारे में बताया कि सबसे पहले कि राजा कैसे बनते थे, तो राजा के बनने की क्या प्रक्रिया थी। राजा जो बनते थे उनको सिंहासन पे बिठाया जाता था, ठीक है, और अनुष्ठान किए जाते थे। और फिर उसके बाद में हमने जाना ब्राह्मणों के बारे में, ठीक है। तो जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनपद। जनपद के बारे में, जनपदों के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो जनपद का क्या मतलब है? जन माने क्या होता? जन मीन्स, जन का जो मतलब होता वो लोग होता, ठीक है। और पद का मतलब क्या होता? पद का होता रहने का स्थान, रहने का स्थान। जन पद, जन लोग, पद रहने का स्थान, यानी जो लोगों का स्थान था रहने का वो क्या थे? वो जनपद थे। जैसे कुछ महत्वपूर्ण जनपद भी है उस समय पर, जैसे कि आप की किताब में भी दिखाया गया, मैं कुछ के नाम लिख देता हूँ। तक्षशिला, तक्षशिला जनपद है ना। और हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का, हस्तिनापुर, मगध, अवंती, बज्जी, उज्जैन, इस तरह के जो महत्वपूर्ण राज्य थे वो थे, ठीक है। मैप के माध्यम से आप देख सकते हो। मैं मैप बनाऊंगा तो काफी समय लग जाएगा। जैसे तक्षशिला वर्तमान समय में भारत में नहीं है, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में स्थित था, मगध जो बिहार था, अवंती, ठीक है, जो मध्य भारत, अब मगध के उत्तर में स्थित था, बज्जी यानी कि जो मगध के पूर्व में स्थित था, उज्जैन जो मध्य भारत में था। ये कुछ कुल मिलाकर जो सारे सारे जो जनपद थे महत्वपूर्ण वाले, वो कितने थे? 16 जनपद थे। वो जब बताएंगे जब महाजनपद पे आएंगे, ठीक है। अभी क्या है? अभी जनपद है, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण जनपद थे, जैसे कि तक्षशिला, हस्तिनापुर, मगध, अवंती, बज्जी और उज्जैन, ठीक है। और दो महत्वपूर्ण जनपद कौन से थे? जैसे कि उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर। और एटा के पास अतरंजी खेड़ा, है नी, एटा के पास अतरंजी खेड़ा, यानी कि महत्वपूर्ण जनपद माने गए, ठीक है। और दिल्ली में एक पुराना किला है ना, दिल्ली में पुराना किला, दिल्ली में पुराना किला, ये क्या थे? ये महत्वपूर्ण जनपद थे, ठीक है। जो मैंने पहले बताया वही महत्वपूर्ण जनपद, लेकिन ये पाए गए हैं, इनकी खुदाई भी की गई। तो खुदाई की गई तो उसमें क्या पाया गया कि उससे ये पता चला कि ये जो जनपद में रहने वाले लोग हैं ये कहाँ रहते थे? ये झोपड़ियों में रहते थे, ठीक है। जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो उसमें ये पाया कि यहाँ के जो ये यानी कि हस्तिनापुर के और अतरंजी खेड़ा और जो दिल्ली में पुराना किला, उसके लोग कहाँ रहते थे? उसके जो लोग हैं वो झोपड़ियों में रहते थे। पुरातत्वविदों ने इसकी खोज की थी। पुरातत्वविद मैं कई बार बता चुका हूँ कि नहीं कहते हैं, ठीक है, कि उन्होंने क्या पाई? झोपड़ियाँ पाई, जिससे ये अंदाजा लगाया कि ये जो लोग हैं ये झोपड़ी में रहते थे उस समय पर, ठीक है। और ये क्या करते थे? ये पशु भी पालते थे, पशु या मवेशी, पशु और मवेशी भी ये लोग पालते थे, ठीक है। और क्या पाया गया है? और पाया गया है पात्र जो थे वहां पर, पात्र से मतलब, पात्र से मतलब है जो बर्तन थे उनके, वो वहां पर पाए गए, ठीक है। जो बर्तन है वो पाए गए हैं। तो ये बर्तन कैसे थे? ये जो थे लाल और काले रंग के थे, लाल और काले रंग के थे, ठीक है। ये लाल और काले रंग के थे, लाल और काले रंग के थे। और इन पात्रों पर चित्रकारी पाई गई है, ठीक है, चित्रकारी की हुई जो है इन पर पाई गई है। चित्र किस आकृति के थे? चित्र जो थे इनके ज्यामितीय थे, ज्यामितीय चित्र की जो है आकृति इसमें पाई गई है, ठीक है। और इन आकृतियों के कारण ही इनको चित्रित धूसर पात्र भी कहा गया है। क्या कहा गया है? इनका नाम क्या है? चित्रित धूसर पात्र। चित्रित यानी ऐसी वस्तु जिस पर चित्र उकेरे गए हो, चित्रित धूसर पात्र।
चित्रित धूसर पात्र भी जो है इनको कहा गया है। ठीक है, किसके कारण? क्योंकि इन पर चित्रकारी की गई थी ज्यामितीय आकार में। ठीक है, और ये जो है जो पात्र हैं ये पाए गए हैं। ठीक है, किताब में चित्र भी है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है महाजनपद। महाजनपद, ठीक है, महाजनपद। तो महाजनपद से क्या मतलब है? मैंने पहले बताया कि कुछ जनपद थे, लेकिन अब उन जनपदों का स्थान किसने ले लिया? महाजनपदों ने। यानी कि जनपद लोगों के रहने का स्थान, महा मीन्स बड़ा, यानी कि अब जो वो जनपद वाला स्थान बात जो वो था उसने बड़ा रूप ले लिया, और बड़ा रूप लेने के कारण इसको क्या कहा गया? इसको महाजनपद क्या गया। अब बड़ा रूप लिया तो कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा। क्या परिवर्तन हुआ होगा? परिवर्तन हुए कि जो महाजनपद थे उसमें किले बनने लगे, किले बने। ठीक है, और जो इनके जनपद थे उनके चारों ओर पास क्या बनाई गई? दीवारें बनाई गई। चारों ओर पास क्या बनाई गई? दीवारें बनाई गई। ठीक है, इनके चारों ओर पास क्या बनाई गई? दीवारें बनाई गई, और सेना भी रखी गई। सेना रखी गई, सेना रखी गई। ठीक है, यानी कि उस समय पर क्या हुआ, जो जनपद हैं उन्होंने बड़ा रूप ले लिया, इसी कारण वो महाजनपद गए। जैसे कि किले बनाए गए, महल बनाए गए, उस समय पर नहीं था। वहां पर क्या था? वहां पर अश्वमेध यज्ञ के द्वारा राजा बने थे। लेकिन अब जो है युद्ध के द्वारा लड़कर किसी पर विजय पाकर जो है राजा बना जाने लगा। ठीक है, दीवार चारों ओर पास जो किले थे उनके चारों ओर पास दीवारें बनाई गई, स्थायी सेना रखी गई। यानी कि अब जो है लड़ाई युद्ध का दौर आ गया। ठीक है, और जब ये चीज हो गई, जैसे कि आप घर भी बनाओ, कुछ भी करो, इसी प्रकार इन राजाओं ने क्या बनाए? किले बनाए, किले बनाए। ठीक है, किले बनाए और चारों ओर पास दीवारें बनाई, सेना सेना स्थायी सेना रखी। तो क्या थी? इन सब के लिए ही धन की आवश्यकता थी। ठीक है, इन सब के लिए किस चीज की आवश्यकता थी? धन की आवश्यकता थी। अब धन कहां से आगा? धन आगा कर से। जो वो कर वसूलेंगे, वसूल करेंगे जो कर, वो वहां से आगा। ठीक है, और तो कर, कर अब किन चीजों पर लगाया गया अब उसके बारे में आते हैं। ठीक है, कर तो मुख्यतः जो कर थे वो फसलों पर लगाए गए थे। किस पर? फसलों पर। और फसलों पर कितना कर लगाया गया था? 1/6। ठीक है, यानी कि फसल जो किसान जितनी उत्पादन करेगा उसका छठा भाग कर के रूप में वो राजा को, शासक को देगा, ताकि वो अपनी सेना के लिए वेतन दे सके, ये सारे काम कर सके। ठीक है, और दूसरा जो करते हैं वो किस पर था? वो मवेशियों पर था। मवेशियों पर भी कर लगाया गया। मवेशियों पर कर किस तरह से दिया जाएगा? मवेशियों से जो हमें दूध प्राप्त होता है, घी प्राप्त होता है, दही प्राप्त होता है, वो लोग कर के रूप में राजा को देते थे। ठीक है, और तीसरा कर किन पर लगाया गया? तीसरा कर लगाया गया कारीगरों पर। कारीगरों पर। ठीक है, कारीगर यानी कि अब कारीगर कैसे अपना कर देंगे? तो कारीगर जो देंगे, जैसे कि मान लो कोई राजमिस्त्री है, तो वो किस प्रकार कर दे सकता? वो क्या करेगा? जैसे कि उन्होंने क्या बनवाई? किले बनवाई, दीवारें बनवाई, तो जो कारीगर है वो कुछ दिन के लिए राजा के वहां पर काम करेगा, जिससे वो काम दे देगा। ठीक है, तो ये क्या थे? ये कुछ मुख्य कर थे। ठीक है, जैसे कि फसल का कितना भाग? 1/6 भाग। और जो 1/6 भाग होता था इसे क्या कहते थे? इसे भाग कहते थे। ठीक है, यानी कि भाग वसूलते थे वो राजा। ठीक है, और कुछ मवेशियों पर लगता था, कुछ कारीगर पर, यानी कि लगभग सब पर लगता था। और जैसे जैसे उनका कुछ पैसे होते थे उनके अनुसार वो अपना कर देते थे। ठीक है, और ये कर जो था उस समय पर मैंने बताया लड़ाई भी होने लगी थी, ये युद्ध करने लगी थी, शायद सेना बनाने लगे थे, किले महल बनाने लगे थे, और अपने बचाव के लिए जो है किले, दीवारें और इस तरह के वो बनाने लगे थे। तो उसके लिए धन की आवश्यकता थी, और धन कहाँ से आता? धन आता था कर के रूप में, और कर किस प्रकार वसूला जाता था मैंने बता दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परिवर्तन। परिवर्तन से क्या मतलब है? परिवर्तन जैसे मैंने बताया कृषि है, कृषि का 1/6 भाग वो कर के रूप में जो किसान है वो राजा को देते थे, लेकिन अब वो यदि उनकी कृषि में उपज नहीं होगी तो वो उन्हें क्या देंगे? तो कृषि में मुख्यतः इस समय 2 परिवर्तन किए गए थे, ठीक है। कौन से 2 परिवर्तन थे? पहला था हल। कौन से हल? लोहे के फल, लोहे के हल, लोहे के हल का उपयोग किया जाने लगा, ठीक है। और दूसरा कौन सा था? दूसरा था रोपण पद्धति। तो पहला था लोहे के हल का इस्तेमाल, ठीक है। यानी कि इससे पहले जितने भी हल बनते थे वो किसके बनते थे? लकड़ी के बनते थे। जैसे कि मैंने चैप्टर्स में बताया है कि जो प्राचीन समय में थे हल वो नहीं बच पाए, उनके अवशेष नहीं मिल पाए, केवल कुछ खिलौने थे छोटे से जो कि हल के रूप में थे, जिससे ये अंदाजा लगाया कि उस समय पर उन्होंने हल का जो है प्रयोग सीख लिया था। लेकिन इस समय पर आकर लोहे के हल बनाए जाने लगे, क्योंकि लकड़ी के जो थे गल जाते थे। और लोहे के हल का फायदा क्या है कि उससे जो है जो कठोर सतह होती है वो भी फूट जाती है, ठीक है, जिससे कि जो नमी है वो ज्यादा रहती है और फसल में उत्पादन में वृद्धि होती है। और रोपण पद्धति क्या है? जिस प्रकार, जैसे कि मैं उदाहरण क्या है, धान की फसल, धान किस प्रकार लगाया जाता है? धान जो है, धान जो लगाया जाता है वो एक एक पौधा लगाया जाता है, ठीक है। एक पौध होती है धान की जो बिखेरी जाती है, उसे इकट्ठा कर लेते हैं, उसे इकट्ठा करने के बाद एक एक पेड़ जो है लगाया जाता है। लेकिन इससे पहले, इस परिवर्तन से पहले इस प्रकार धान नहीं लगाए जाते। उस समय पर जो धान होता था वो ऐसे ही फेंक दिया जाता था, जिससे ना तो वो अच्छी पैदावार जाता था और ना ही ज्यादा पेड़ बच पाते थे। लेकिन रोपण पद्धति से क्या हुआ कि जो इस प्रकार की धान की फसलें हैं या दूसरी प्रकार जिसमें रोपण पद्धति अपनाई जाती है, उससे क्या हुआ कि धान का पौधा जो है थोड़ी थोड़ी दूर पर लगाया गया, ठीक है। जिससे हुआ कि धान का जो पौधा है वो ज्यादा ज्यादा जीवित रहा, ठीक है, ज्यादा जीवित रहा वो, ज्यादा जीवित रहा। और ज्यादा जीवित रहा तो उससे क्या हुआ? ज्यादा जीवित रहा तो पैदावार ज्यादा हुई, यानी कि पैदावार बढ़ी, ठीक है। तो मुख्यतः ये 2 ही परिवर्तन थे कि अब जो है लोहे के हल का इस्तेमाल होने लगा, रोपण पद्धति अपनाई जाने लगी, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है सूक्ष्म निरीक्षण है कुछ राज्यों का, जिसमें पहला क्या है? मगध के बारे में है। पहला है मगध के बारे में। तो सूक्ष्म निरीक्षण से क्या मतलब है? सूक्ष्म निरीक्षण से मतलब है कि बारीकी से हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब मैंने जनपद के बारे में पढ़ा है, महाजनपद के बारे में, लेकिन मैंने उसमें उतना विस्तार नहीं बताया जितना कि मैं अब बताने जा रहा हूँ। तो इसमें जो पहला सूक्ष्म निरीक्षण यानी बारीकी से जांच करेंगे हम, वो किस चीज करेंगे? मगध राज्य के बारे में पहले हम जानेंगे, ठीक है। तो मगध, मगध जो है, मगध में मुख्यतः 2 नदियां जो है, गंगा और इसकी सहायक नदी सोन, ये मगध से होकर बहती है, ठीक है, मगध से होकर ये बहती है, ठीक है। अब जहां पर ये स्थिति होगी वहां पर 3 स्थितियां अपने आप ही बन जाएंगी, ठीक है। पहली स्थिति कौन सी बनेगी? पहली स्थिति बनेगी यातायात की। दूसरी स्थिति कौन सी बनेगी? दूसरी स्थिति बनेगी जल वितरण की। और तीसरी स्थिति कौन सी बनेगी? तीसरी स्थिति जो बनेगी वो कृषि में उपजा, कृषि की, ठीक है। जहां पर ये सिचुएशन होगी वहां पर ये 3 स्थिति अपने आप हो जाएंगी। मैं बताता हूँ कैसे बनेंगी। जहां यानी कि गंगा यमुना, क्या है कि जो दूसरी नदियां हैं वो कुछ जलोढ़ लेकर आती हैं, जिससे वो निक्षेपण कर देती हैं, यानी कि इस इलाके में लाकर उनको गिर देती है, यानी मिट्टी बहाकर लाती हैं पर्वतों से और यहाँ पर लाकर गिर देती हैं। तो उससे क्या होता है? मिट्टी बहाकर लाने से मैदानों का निर्माण होता है। जैसे कि आपने गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़ा है, जिसमें विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। तो क्या करेंगे? वो मैदानों का निर्माण कर देंगे। उन मैदानों पर सड़कें बनाना आसान है इन कंपेयर ऑफ हिल्स, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र की अपेक्षा जो मैदान है, प्लेन्स है, वहां पर क्या होगा? यातायात यानी कि सड़कों का निर्माण जो है
अधिक मात्रा में हो सकता है। इसीलिए जो मैदानी इलाके हैं वहां पर रेल जो सड़क मार्ग है उनका एक बड़ा जाल है, ठीक है। जल वितरण यानी कि इतनी बड़ी नदियां हैं तो वहां पर क्या नमी है, नमी है तो वहां पर क्या जल की मात्रा जो है भूमि में ज्यादा है और अधिक ऊपर ही पानी जो है वहां पर मिल जाता है। और तीसरा क्या होगा, जब जल होगा तो वहां की मिट्टी कैसी होगी, नमी होगी, नमी होगी तो क्या होगा, फसल का उपजाऊपन अधिक होगा। जब फसल का उपजाऊपन अधिक होगा तो कृषि कैसी होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। इसीलिए जो गंगा के आसपास के क्षेत्र वहां पर कृषि भी अधिक मात्रा में है और जल की वहां पर समस्या नहीं है और यातायात नहीं। और जहां पर ये तीनों सिचुएशन होंगी, जहां पर ये तीनों सिचुएशन होंगी वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी, ठीक है, वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी। क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें पर्याप्त सुविधा हर चीज की मिल रही है। क्या होगा, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर यातायात की उतनी सुविधा होती नहीं है और जो पहाड़ियाँ होती हैं वो भी बर्फबारी के समय में वहां से बर्फ गिरती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, जल की भी समस्या होती है वहां पर। और कृषि तो वहां पर ना के बराबर होती है, केवल ही कुछ ही कृषि जैसे कि कपास हो गई, चाय की खेती हो गई, कुछ इस तरह की खेती वहां पर होती है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है जो ये मगध के बारे में है और यहाँ पर क्या पाया गया है, दूसरी चीज यहाँ पर जंगल है, ठीक है। उस समय पर क्या था, मगध में जंगल थे। जंगल से क्या हुआ, जो मगध के शासक थे उन्हें जानवर मिले, एक तो जानवर मिले कैसे, जंगली, और दूसरी क्या हुआ, दूसरा इन्हें लकड़ी मिली वहां से, जंगलों से। अब क्या हुआ कि जब जंगल है वहां पर तो यहाँ पर क्या जानवर, जानवर जैसे मैं बता दूं, हाथी, हाथी, ठीक है, और दूसरी लकड़ी। तो हाथी, इन्होंने हाथी देखे तो इन्होंने हाथी को क्या करा, हाथियों को पकड़ लिया, पकड़ के क्या किया इन्होंने, युद्ध के लिए उनको प्रशिक्षित किया, ठीक है, ताकि वो लड़ाई के काम में आ सके। दूसरा क्या है, लकड़ी। लकड़ी का यूज किस में होता है, जो युद्ध लड़ने के लिए जो रथ होते हैं उनका निर्माण किया जाता है, ठीक है। और जो महल के लिए जो भी वस्तुएं बनती हैं उसके लिए भी काम में आता है, ठीक है। अब क्या है कि 2300 वर्ष पूर्व, 2300 वर्ष पूर्व जो है मेसोडोनिया का राजा सिकंदर, ठीक है, 2300 वर्ष पूर्व मेसोडोनिया का राजा जो सिकंदर है वो विश्व विजय करना चाहता था और ये पूरी तरह सफल नहीं होने पर भी इसने कुछ मिस्र का और पश्चिम एशिया का इलाका जीत लिया था, ठीक है। अब इसके बाद जो ये सिकंदर है ये मगध को जीतने चला, ठीक है, लेकिन इसकी जो सिकंदर की सेना थी इसने आगे बढ़ने से मना कर दिया, ठीक है, सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। आगे बढ़ने से मना कर दिया, ठीक है, मना कहां पर कर दिया, ब्यास नदी पर आकर। तो जो सिकंदर है इसने जो पूरी तरह सफल न होने पर इसने पश्चिम एशिया और मिस्र का इलाका जीत लिया था और ये विश्व विजय करना चाहता था, यानी पूरे विश्व को जीतना चाहता था। लेकिन जब सिकंदर की सेना ब्यास नदी पर आई तो उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जो मगध की सेना है ना वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि मगध की जो सेना थी, मगध की जो सेना थी वो बहुत शक्तिशाली थी, बहुत शक्तिशाली थी। शक्तिशाली क्यों थी, मैंने बताया कि जहां पर कुछ सिचुएशन, जियोग्राफिकल सिचुएशन जहाँ की अच्छी होती है वहां पर जो है, जो वहां का राजा होता है वो ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो पावरफुल हो जाता है। जैसे कि बताया गया कि वहां पर जंगल थे, वहां पर जंगल थे तो हाथी पाए गए, हाथी को क्या किया इन्होंने, प्रशिक्षित किया युद्ध के लिए। तो हाथियों की बहुत बड़ी संख्या थी जिसके कारण हुआ कि उनकी जो सेना है बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गई, ठीक है। और जब सिकंदर ने इसे जीतना चाहा तो उसके सैनिकों ने डर के मारे मना कर दिया, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है मगध के संबंध में ही है, ठीक है। तो क्या है मगध के संबंध में कि मगध के जो राजा थे, मगध के कौन कौन से राजा थे? मगध के जो राजा थे वो थे अजातशत्रु, बिंबिसार, और अजातशत्रु थे मगध के राजा, बिंबिसार थे और कुछ समय के लिए महापद्मनंद भी थे, ठीक है, जिन्होंने मगध पर शासक थे। और ये तीनों ही राजा जो थे बहुत शक्तिशाली थे, ठीक है, ये तीनों ही राजा बहुत शक्तिशाली। और मगध की जो प्राचीन यानी जो सबसे पहली वाली राजधानी थी मगध की, वो क्या थी? राजगृह। राजगृह या राजगीर आधुनिक, जहां पर मगध स्थित है ना, उसके ये पूर्व में स्थित है, ठीक है। फिर इसके कुछ समय बाद जो है पाटलिपुत्र हुई। तो ये क्या थी? ये मगध की राजधानी थी, ठीक है, यानी कि सेंट्रल जो था वो यहाँ था, यानी कि और इनका राजधानियों का इंपॉर्टेंस होता था, यानी कि ये एक ऐसे क्षेत्र पर अपनी राजधानी को स्थापित करते हैं जिनसे कि जो पूरी ही इनके नियंत्रण का क्षेत्र वो कवर हो जाए, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। तो जो दूसरा राज्य है वो क्या है? दूसरा राज्य है बज्जी। मगध या पाटलिपुत्र के ये पूर्व में स्थित है, ठीक है, पूर्व में स्थित है ये। यहां पर सबसे ही अलग व्यवस्था थी। सबसे अलग व्यवस्था क्या थी? यहाँ पर जो शासक था किसी एक राजा का नहीं था, ठीक है। यहाँ पर जो शासक था जो वो किसका था? वो गण का और संघ का थे, ठीक है। गण और संघ दो संस्थाएं थी, ठीक है, गण और संघ। गण का क्या मतलब होता है? गण का मतलब होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह, यानी कि अनेक लोग जब एक साथ मिलकर कुछ काम करते थे वो क्या है? गण। और संघ क्या था? संघ एक संस्था के रूप में थी, ठीक है। तो ये क्या थी? ये व्यवस्थाएं थी बज्जी संघ में, जो है बज्जी जो राज्य है उसमें संघ ये व्यवस्था थी। लेकिन क्या होता कि जैसे कि मैंने मगध में बताया, तो मगध में क्या अजातशत्रु, बिंबिसार, महापद्मनंद एक व्यक्ति का शासक था। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोगों का समूह है ना, ये सारे ही राजा होते थे, ठीक है, सारे ही राजा होते थे। यानी ये कोई भी निर्णय लें, सारे एक साथ मिलकर निर्णय लेते थे। और इसी कारण बज्जी संघ जो है 15 सालों तक रहा, ठीक है। 1500 सालों तक इसने क्या किया? शासन किया। 1500 सालों तक, 1500 साल तक शासन किया था इनने। इसने 1500 साल तक शासन किया था। बज्जी के जो शासक थे, जो गण और संघ थे, उन्होंने 1500 साल तक शासन किया था। लेकिन फिर क्या हुआ? 1500 साल बाद इन्हें गुप्तों ने हरा दिया। गुप्त राजाओं ने इनको हरा दिया। किसे? संघ को और गण को किसने हरा दिया? गुप्त शासकों ने हरा दिया। गुप्त शासकों ने इनको हरा दिया। और इनके जो शासन था वो क्या हो गया? इनका जो मतलब शासक था वो खत्म हो गया। लेकिन 1500 साल तक रहा। अब जो है इनसे दो महान व्यक्ति गौतम बुद्ध और महावीर किससे संबंधित थे? वो इनसे ही संबंधित थे, ठीक है, गण से और संघ से। गौतम बुद्ध और महावीर किससे संबंधित थे? ये गण से और संघ से संबंधित है, ठीक है। और तो क्या हुआ? जो अजातशत्रु थे मगध के शासक, उन्होंने क्या किया? इनके समय पर बज्जी संघ को जीतने के लिए अपना एक जो उनका सेनापति था बस्कार, उनको भेजा, ठीक है। किसके पास? गौतम बुद्ध के पास
अजातशत्रु ने बस्कार, जो इनका राजदूत या था, उसको भेजा, बस्कार को भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि अजातशत्रु जो है बज्जी को जीतना चाहता था, ठीक है। तो इसने गौतम बुद्ध के पास इसलिए भेजा अपने जो इसका राजदूत था बस्कार, उसे कि तुम जो है गौतम बुद्ध के पास जाओ और उनसे ये पूछो कि क्या हम, यदि अगर हम बज्जी संघ पर आक्रमण करते हैं तो क्या हम जीत सकते हैं। तो ये बस्कार जो है गौतम बुद्ध के पास गए। तो गौतम बुद्ध ने इनसे कुछ बातें कही। बातें क्या कही कि इन्होंने कुछ ऐसे कहा जैसे मतलब जो गण और संघ के सदस्य हैं कि अब वो सब सभा में एकत्रित होते हैं और क्या वो दूसरों का सम्मान करते हैं, क्या उनके शासन राज्य में जो प्रजा है वो खुश है, क्या वो स्त्री को सम्मान करते हैं, यानी कि इस तरह के प्रश्न पूछे, ठीक है। और फिर अंत में इन्होंने कहा कि अगर वो इन सब नियमों को फॉलो करते हैं तो जो गण और संघ है उन्हें कोई भी राजा नहीं हरा सकता, ठीक है। तो बज्जी के बारे में जो हमारा चैप्टर है वो समाप्त हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है अन्यत्र, यानी कि जो अंत में लास्ट में एक डॉट्स होता है उसके बारे में जो जानकारी होती है वो है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व, लगभग 2500 वर्ष पूर्व क्या एथेंस में प्रजातंत्र था। एथेंस में प्रजातंत्र था। प्रजातंत्र आप जानते हैं, प्रजातंत्र या लोकतंत्र एक ही बात होती है, जिसका मतलब ये होता है कि इसमें जो है लोगों के द्वारा शासक जो है वो चुना जाता है। जैसे कि क्या इसकी जो है डेफिनेशन क्या है प्रजातंत्र की? वो है कि ऐसा देश जिसमें लोगों का शासक हो, ठीक है, लोगों के द्वारा ही चुना जा, ठीक है, वो क्या होता है? वहां प्रजातंत्र होता है। यानी कि यहाँ पर जो राजा है राजतंत्र नहीं है, किसी एक राजा का नहीं है। और ये 2500 वर्ष पूर्व जो है बहुत ही मतलब एक आसान बात नहीं है। 2500 वर्ष पूर्व यानी कि ऐसा समय जहां पर एक राजा का ही नियंत्रण होता था और कुछ नहीं होता था, उस समय पर भी एथेंस में क्या था? प्रजातंत्र था, ठीक है। वोट देने का अधिकार था, उसके आधार पर जो है किसी शासक का चुनाव होता था, ठीक है, एथेंस में। जैसे कि हम आज भी देखते हैं, तो आज भी ये तो 2500 वर्ष पूर्व की बात है, आज भी कहीं कई देश ऐसे हैं, कई कंट्री ऐसी हैं जहां पर पूरी तरीके से प्रजातंत्र और लोकतंत्र कायम नहीं है। लेकिन 2500 वर्ष पूर्व जो है एथेंस में ये व्यवस्था देखने को मिली है, ठीक है। तो इसमें क्या था? इसमें जो है जो 30 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति थे उनको वोट देने का अधिकार था, और जो ज्यादा मतलब छोटे थे उनको अधिकार नहीं था। और कुछ ऐसे लोग जो दूसरों के अधीन हो, जैसे कुछ गुलाम थे, उन्हें अधिकार देने का नहीं था, ठीक है, महिलाओं को भी नहीं था। तो इसके बारे में जो बताया गया है वो प्रजातंत्र के ही बारे में बताया गया है। और ये प्रजातंत्र जो है वहां पर उस समय कितने दिन तक रहा? 200 वर्षों तक रहा। ये 200 वर्षों तक रहा, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा नहीं है, यही बताया है कि 200 वर्ष 25 वर्ष पूर्व एथेंस में प्रजातंत्र था और ये 200 वर्षों तक रहा। और किन व्यक्तियों को देने का अधिकार था, किन को नहीं था, यानी कि जो दूसरों के अधीन थे मुख्यतः उनको तो था ही नहीं, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो यदि अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स टू वॉच द वीडियो।